निशा, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। निशा, जो दादी को रात की दवा खिलाकर अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ी थी, कि उनकी बात पर उसके कदम रुक गए। जी दादी, क्या बात करनी है, बोलिए। वो दादी के सामने बैठ गई। एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जबकि इस बार निशा का दिल जोरों से धड़का था। तुम्हारे और अनंत के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अनंत के नाम पर वो घबराई थी। क्यों दादी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या ये बात सही है कि तुम और अनंत एक कमरे में रहते हुए भी एक साथ नहीं हो? तुम अलग सोफे पर सोती हो और अनंत बेड पर सोता है। आखिर ये सब क्या है? पति पत्नी के बीच इन दूरियों का क्या मतलब? दादी की बात पर निशा बुरी तरह घबरा गई थी। दादी को ये खबर जरूर सुनीता ने दी थी, क्योंकि सुबह जब वो कमरे में आई थी तो वो बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सो रही थी। वो दादी को कैसे बताती कि सबके पीछे क्या वजह थी? नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में रात अनंत कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पर अपने ऑफिस का, तो वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैं सोफे पर लेट गई और फिर वहीं सो गई। उसने जल्दबाजी में बहाना बनाया था। मुझसे झूठ मत बोलो निशा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हें मेरी कसम है। और वो दादी की कसम पर झूठ कैसे बोल सकती थी? सच सच बताओ, तुम्हारी शादी को 8 दिन हो चुके हैं। क्या तुम अब तक अनंत के करीब नहीं गई हो? और इस बार उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो झूठ ना बोल सकी। दादी, हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाए हैं अभी तक। उसके होठों से शब्द अटक अटक कर निकले थे। लेकिन क्यों निशा, आखिर क्या मजबूरी है? वो दादी, हम दोनों अपने रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहते हैं। एक दूसरे को अच्छे से समझ कर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसने बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हुए खुद को बचाने की कोशिश की थी, जबकि उसकी इस बात पर दादी को गुस्सा आया था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा एक दूसरे को समझने का ये चौंचले करना। ये आजकल की नई जनरेशन का तो मुझे समझ ही नहीं आता। शादी हो जाती है लेकिन बस एक दूसरे के करीब नहीं जाते। पति सोफे पर सो रहा है तो पत्नी बेड पर सो रही है। एक हमारा जमाना था, माँ बाप ने शादी कर दी और शादी की पहली रात ही पति पत्नी के बीच सब कुछ हो जाता था और ठीक 9 महीने के बाद गोद में बच्चा भी आ जाता था। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें अब और इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम अनंत से दूर रहो। मेरी अलमारी खोलो और उसमें से कुछ सामान रखा है निकाल कर लाओ। जबकि वो मरती क्या न करती, दादी की अलमारी खोलकर सामान ले आई। एक छोटा सा बैग था, खोलकर देखा तो उसमें शादी का एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा था और ढेर सारे जेवरात थे। इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अनंत के आने से पहले एक दुल्हन की तरह सज संवर कर बेड पर बैठोगी और उसका इंतजार करोगी और अपने रिश्ते की आज ही शुरुआत करोगी। मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे ये बूढ़ी आंखें अपने परपोते को देखने के लिए तरस गई हैं और पोता है कि मुझे परपोता दिखाने की खुशी देना ही नहीं चाहता। उन्होंने उसे सारा सामान थमाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेल दिया था और वो मजबूरन तैयार होकर बाहर आई थी। बहुत खूब, भगवान हर बुरी नज़र से बचाए मेरी बच्ची को, बहुत ही प्यारी लग रही हो। देखना अनंत तुम्हें देखते ही अपने दिल पर से काबू हार जाएगा और तुम्हारी ओर खिंचा चला जाएगा। ये कहकर उन्होंने अपनी नौकरानी सुनीता को आवाज़ लगाई, जाओ मेरी बहू को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ। और सुनीता हाँ में सर हिलाती हुई उसे थाम कर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जबकि निशा का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो दादी को कैसे बताती कि दादी, ये सब कुछ जो आप सोच रही हैं ये मुमकिन नहीं है। मैं और अनंत कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। सुनीता के जाने के बाद भी वो बेड से नहीं उतरी थी, बल्कि बेड पर दुल्हन बनी अपने ही सोचों में घिरी हुई थी। उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी उसे अनंत खुराना की जिंदगी में ले तो आई थी, लेकिन अब इस जाल में वो खुद ही फंसने लगी थी। और जब अनंत खुराना कमरे में दाखिल हुआ, अपने बेड पर उसे दुल्हन के रूप में देखा तो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठा था। कितनी देर तक तो वो गुस्से के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया था, जबकि उसे इस कदर गुस्से में देखकर वो हड़बड़ाई थी। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती इससे पहले ही अनंत खुराना ने उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे खींचा था। क्या तुम भूल गई? शादी असली नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन तुम तो पूरी तैयारी के साथ मेरी सेज सजाए बैठी हो। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे बीच क्या डील हुई थी? उसकी बात सुनकर निशा का दिल किया कि उसका मुंह नोच ले। वो तो खुद उससे दूर रहना चाहती थी, ये तो दादी की जिद थी, पर वो तो जैसे उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। ओ हेलो मिस्टर अनंत खुराना, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी सेज सजाने का। मैं तो यहाँ दादी के कहने पर बैठी थी। ये कहकर उसने अपना हाथ एक झटके से उसके हाथों से छुड़ाया था। अनंत खुराना खुद पर बर्दाश्त कर रहा था, वरना सामने मौजूद लड़की उसके होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी थी।
पहली बार उसका ये खूबसूरत नाजुक सरापा इतना खूबसूरत लग रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे फिजूल के ख्वाब देखने के। ये सब आपकी दादी ने किया है, उन्हीं की वजह से लाए थे ना आप मुझे। उनकी बात मानकर ये सब किया है मैंने। और एक बात बता दूं, ये कदम मजबूरी में उठाया है, शौक से नहीं आई, और ना ही करीब आने की आपकी इच्छा रखती हूँ। निशा नम निगाहों से गुस्से में बोली थी, जबकि अनंत के तंजिया लहजे ने उसका दिल दुखाया था। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे ख्वाब सजा सको। आगे से मेरे सामने इस तरह जबान चलाओगी तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मुझे भी तुम जैसी लड़की के साथ रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है, पति पत्नी वाला। जो भी नाटक होगा दादी के सामने होगा, बस। इसके अलावा न तुम मुझे जानती हो और न मैं तुम्हें। इस कमरे में जितना अजनबियों की तरह रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अनंत उसकी नम निगाहों में देखते हुए कहता एक झटके से उसे छोड़कर बाथरूम में घुस गया था, जबकि वो बेड पर गिर सी गई थी। निशा खुद की बेबसी पर रोना चाहती थी। काश उसके हालात बेहतर होते तो आज ये दिन न देखने को मिलते। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी में ऐसा जालिम हमसफ़र होगा। वो बाथरूम से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया तो उसे अपने बेड पर अब तक देखकर फिर से गुस्से से घूरा था। लेकिन इस बार निशा जल्दी से उठकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी और उसके इस डरे हुए रूप को देखकर अनंत खुराना के होंठों पर एक मुस्कान आई थी। चुपचाप कपड़े बदलकर वो सोफे पर लेट चुकी थी। अनंत खुराना लाइट पहले ही बंद कर चुका था। उसे वो सब याद आया कि कैसे यहाँ अपनी ज़िंदगी का सौदा करने आई थी। निशा एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी। उसकी माँ 4 साल पहले ही उसे छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसके पापा थे और वो भी बीमार रहते थे। अपनी दिन रात की मेहनत पर स्कॉलरशिप हासिल की और फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रहती थी। और एक दिन उसे खुराना कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर रख लिया गया था। सैलरी कम थी पर घर में बाप की पेंशन से गुजारा हो जाता था। लेकिन अब उसके पापा भी बीमार रहने लगे थे और अब पैसे कम पड़ते थे। निशा के पापा को कैंसर हुआ था। जो वो खुद कमाकर जमा करती उन्हीं के इलाज के लिए उन पर सारा खर्च हो जाता। फिर भी ज़रूरतें थीं कि बढ़ती जा रही थीं। डॉक्टर्स का कहना था कि जितना जल्द हो सके इनका इलाज करवाया जाए, हो सकता है ये बच जाएं। वो परेशान रहने लगी थी। एक पापा ही तो थे उसकी ज़िंदगी में। उसका सब कुछ पापा ही थे और पापा के लिए उनकी बेटी सब कुछ थी। कपिल जी की ख्वाहिश थी जितनी जल्दी हो सके वो निशा के हाथ पीले कर दें, पर उनकी हालत बहुत नाजुक थी। कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। जो भी आता तो लोग लालची निकल आते। निशा शक्ल सूरत की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपनी खूबसूरती को लोगों की नज़र से छुपा कर रखती थी। जब भी कहीं बाहर जाती तो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था गरीबों के पास खूबसूरती भी उनके लिए मुसीबत बन जाती है और वो कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। समाज में बसने वाले भेड़ियों की गंदी नज़र से खुद को बचाकर रखना वो अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी समझती थी। लेकिन लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें बताते थे कि आज के ज़माने में इतनी पुरानी सोच कौन रखता है, पर उसे लोगों की बातों की परवाह न थी। वो सिर्फ और सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए ये सब कुछ करती थी और उसके पापा को भी उस पर गर्व था। एक दिन अनिल जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उसे फ़ौरन 2 लाख रुपये जमा करवाने थे। उनका इलाज जरूरी था, वरना देर हो सकती थी। निशा अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे रोना आ रहा था। उसके पास अभी एक ही ऑप्शन था, अपने ऑफिस से लोन लेना। अपने आंसू साफ करती खुद में हिम्मत पैदा करते हुए वो ऑफिस पहुंची। अनंत खुराना पहले ही बहुत परेशान हाल था, दादी की वजह से, उनकी जिद की वजह से कि वो शादी कर ले। मरने से पहले वो उसकी दुल्हन देखना चाहती हैं। जबकि अनंत खुराना अभी तैयार नहीं था, लेकिन दादी भी एक नंबर की जिद्दी थी। उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया कि जब तक तेरी दुल्हन को न देख लूं रोटी नहीं खाऊंगी। दादी ने उसे ऐसा मजबूर किया कि उसे कुछ भी समझ न आ रहा था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि अचानक उसके सामने निशा आई अपने बाप के इलाज के लिए लोन लेने। तो अचानक उसके तेज दिमाग में पहला ख्याल यही आया। वो जानता था निशा बहुत अच्छे किरदार की लड़की है। वो उसे ऑफिस में कई बार देख चुका था। बस अपने काम से काम रखती थी, कभी इधर उधर की ताका झांकी या बातें करने की कोशिश नहीं करती थी। हालांकि अनंत खुराना ने कभी उसे गौर से नहीं देखा था, या फिर ये कहा जाए कि निशा ने उसे मौका ही न दिया था तो ज़्यादा बेहतर है। वो उसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। चेहरे पर काला मास्क था, लेकिन उस मास्क के अंदर से भी उसकी बड़ी बड़ी रोई रोई सी आंखें बाहर झांक रही थीं। दूधिया सफ़ेद माथा। अनंत खुराना इतना तो अंदाज़ा लगा चुका था कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत होगी।
वो बहुत उम्मीद से आई थी कि शायद उसे लोन मिल जाए तो उसके बाप का इलाज शुरू हो सकता है। उसने बहुत ही उम्मीद से अनंत खुराना से कहा था, सर मुझे 2 लाख रुपयों की बहुत ज़रूरत है। मुझे 2 लाख रुपये मिल जाए तो मेरे बाप का इलाज शुरू हो जाएगा। जबकि अनंत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उस लड़की की मजबूरी में उसे अपनी दादी की जिद का हल नजर आ रहा था। अनंत को अचानक ही अपने दोस्त की कही हुई एक बात याद आई कि दादी की खातिर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो देर मत करना। वैसे भी आजकल गरीबी भरे हालात ने सबको मजबूर किया हुआ है। क्या पता कोई तुम्हें आसपास ही मिल जाए। लेकिन अगर शादी के बाद इरादा बदल जाए तो इस रिश्ते को निभा भी लेना, छोड़ना मत। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? बेटा, यहाँ दिल रखते हैं, पत्थर नहीं। यूं ही किसी भी मामूली लड़की को इस दिल में जगह नहीं दे सकते। उसका दोस्त उसे अपने मशवरे दे रहा था। जबकि उसकी बात सुनी तो दिल की जगह पर हाथ रखता वो शरारत से बोला था, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। निशा के दिल में उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन आगे जो अनंत ने कहा था, निशा हैरान रह गई थी। मुझे 2 महीने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है जो मेरी दादी के सामने मेरी बीवी बनकर रहेगी। बदले में अच्छी खासी रकम भी दूंगा तुम्हें। तुम्हारे बाप का इलाज भी करवाऊंगा। बोलो मंजूर है? अनंत खुराना की बात पर निशा होठ काट कर रह गई थी, पर बाप के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरन मान गई। अगले दिन अनंत खुराना उसे शादी करके घर ले आया था। अपने पापा को उसने सब कुछ सच बता दिया था कि ये सब एक मजबूरी थी। बीमार बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अपनी बेटी को किसी के तो हाथों में देना ही था। उनके दिल से एक दुआ निकली थी कि ये शादी कभी न टूटे। पर यह तो किस्मत का खेल था, होना तो वही था जो भगवान ने उनकी किस्मत में लिखा था। अब वो अनंत से ज़्यादा छुप कर नहीं रह सकती थी। कुछ भी कहो, वो उसका पति था, चाहे 2 महीने के लिए ही सही। शादी की पहली रात भी निशा परेशान सी खड़ी थी। अपने लिए सोने की जगह देख रही थी कि अचानक उसकी भारी आवाज़ पर डरकर उसे देखा था, जो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आकर 2 कदम की दूरी पर रुका था और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, इस तरह खड़ी क्या हो? वैसे तो मुझे अपने कमरे में अपनी प्राइवेसी में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, लेकिन 2 महीने के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। दादी की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। एक मामूली सी लड़की को मुझे 2 महीने तक अपने कमरे में रखना पड़ेगा। उसके बेइज्जती करने पर वो आंखों के आंसू छुपाती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी थी, लेकिन लहंगे में उलझकर जमीन पर गिर पड़ती कि अनंत ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अनंत के मदहोश कर देने वाले परफ्यूम की खुशबू उसे अपने नाक में महसूस हो रही थी। उसे इतना करीब पाकर निशा की सांस रुक चुकी थी। पहली बार ऐसा कुछ एहसास वो महसूस कर रही थी। ये तो उनके बीच इस जायज रिश्ते की खुशबू थी, पर दोनों ही मानने से इनकारी थे। आखिर सौदा जो कर बैठे थे। सोफे पर सो सकती हो तुम, और प्लीज चेंज करो, मुझे उलझन हो रही है ये सब देखकर। उसके सजे सजाए दुल्हन वाले रूप को देखकर वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलता पीछे हटा था। जबकि निशा ने हैरान होकर उस इंसान को देखा जो पल पल उसकी आजमाइश ले रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, काश वो कभी उसके ऑफिस ना गई होती या उस दिन उससे मदद मांगी ना होती, तो वो यूं उसका हर हुक्म न मान रही होती। उसका दिल भर आया था। उसने हमेशा मुश्किल हालात ही तो देखे थे, कभी भी खुशियों के दिन नसीब न हुए थे। भारी कदमों से चलती हुई वो वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही अनंत खुराना ने गहरा सांस लिया था। इस लड़की ने तो आज सच में मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जहां धड़कनें अब भी तेजी से धड़क रही थीं। शायद उसके दिल को ये लड़की भा गई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। खुद को झुठला रहा था कि ये सब सिर्फ एक खेल है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। संभालो अपने दिल को अनंत खुराना, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। खुद को डांट कर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह दादी के साथ खुशगवार माहौल में नाश्ता कर रहे थे। निशा इतने अच्छे खाने को देखकर रह गई थी। एक उसका घर था, कोई एक चीज़ दिन में बनती तो रात तक चलती थी। यहाँ तो टेबल पर सब कुछ था। 1 महीना तो आराम से गुजर जाता अगर ये एक दिन के नाश्ते का सामान ही उनके घर होता। वो तो गरीब थी, हालात की मारी थी, ऐसे सोचें उसका हक थी। अरे बहू, तुम कुछ लो ना, खड़ी क्यों हो? लो खाओ, देखो कितनी कमज़ोर हो, खुद का ख्याल नहीं रखती हो क्या? उसने कभी ज़िंदगी में इतना खाना नहीं देखा था, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करे। जबकि दादी ने खुद ही उसके लिए प्लेट में खाना लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। लो बेटा, पेट भरकर खाओ, अब ये तुम्हारा घर है, शर्माने झिझकने की ज़रूरत नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उनकी मोहब्बत पर खिल उठी थी। दादी उसे बहुत पसंद आई थी,
लेकिन बस उनका पोता न जाने किस पर चला गया था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर बार उसकी गरीबी पर तंज करने से बाज नहीं आता था। दादी, मैं भी हूँ इधर, बहू के आते ही मुझे भूल गई। अगर यही करना था तो पहले बता दिया होता, बहू कभी न लाता आपके लिए। वो दादी की सारी मोहब्बत, सारा ध्यान दिशा पर देखकर जेलस हुआ था और जरा सी नाराजगी से दादी से बोला, अरे मेरे शहजादे, तुम तो मेरी जान हो और ये तोहफा भी तो तुम्हारी वजह से मिला है, तो ख्याल तो रखना ही बनता है। खुद भी अपनी पत्नी का ख्याल रखा करो, प्यार मोहब्बत दो। देखो ना कितनी खूबसूरत नाजुक सी बीवी मिली है तुम्हें। दादी की बात पर निशा शर्म से लाल हुई थी। वहीं अनंत की नजरें भी अचानक उसकी तरफ उठी थीं और एक पल के लिए अनंत का दिल तेजी से धड़क उठा था, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर ऑफिस चला गया। निशा सारा दिन दादी के पास रही। उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना निशा को अच्छा लग रहा था। दादी उसे दिल से प्यार मोहब्बत दे रही थी, फिर कैसे न वो पिघलती। दादी का ध्यान मोहब्बत उसे अपनेपन का एहसास दे रहा था। उसकी आंखें नम हुई थीं। ये लो, अब से ये तुम्हारे हैं, इसे पहनकर रखना, हमेशा, कभी मत उतारना। लेकिन दादी, ये सब कुछ बहुत है जो अभी मैंने पहना हुआ है, फिर ये सब किस लिए? ये मेरी बहू अनंत की माँ के कंगन हैं, मैंने अपनी बहू को दिए, उसने अपनी बहू के लिए रखे, अब तुम्हारी अमानत है। दादी ने उसे बहुत कुछ दिया था, सबसे बढ़कर दादी का प्यार था। ये सब कुछ देखकर निशा की आंखें भर आई थीं। जो सच में इस घर की बहू बनकर आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं तो यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए आई हूँ, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ये सोचते ही उसका दिल भर आया था, ये सोचकर कि अब उसे एकदम से घबराहट भी होने लगी थी। सारा दिन अनंत की बातें सुन सुनकर उसका सर दर्द होने लगा था। वो दादी के लिए खास था तो दादी उसकी बातें कर रही थी, पर वो क्यों उसकी बातें सुनती, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ूस इंसान, हर वक्त गुस्सा करने वाला, हर वक्त डांटने वाला। उसने कड़वा सा मुंह बनाया था। बदतमीज, अकड़ू इंसान, मेरी जरा भी परवाह नहीं इस इंसान को। भले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके लाया है, लेकिन हूँ तो उसकी पत्नी। अगर जरा सा प्यार से बात कर लेगा तो इसका कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुंह के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए वो खुद ही खुद बड़बड़ाए जा रही थी। क्या हुआ निशा बेटा, ऐसे कैसे अकेले अकेले बात कर रही हो? दादी ने उसके एक्सप्रेशन बदलते देखे तो फौरन पूछ लिया, जबकि जल्दी से उसने खुद को संभाला था। नहीं दादी, कुछ भी नहीं। दोपहर तक वो दादी के साथ रही, फिर दादी को आराम करने के लिए कमरे में लिटा दिया। दादी सो गई तो वो पापा की तबीयत मालूम करने लिए हॉस्पिटल चली आई थी। उनका इलाज शुरू हो चुका था और अब वो थोड़ा सुकून से थे, इसलिए अब उसे भी सुकून था। अगर अनंत उसके पापा का इलाज न करवाता तो क्या ये इलाज संभव था? क्या उसके अभाव में उसके पापा उसे तन्हा छोड़कर चले जाते? अनंत खुराना का ख्याल आया तो एक पल के लिए उसके लबों पर मुस्कान आई थी। भले ही वो बदतमीज था, खड़ूस था, गुस्से वाला था, लेकिन उसके पापा का इलाज चल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही चल रहा था। शाम को जब अनंत खुराना घर वापस आया तो वो बाहरी लॉन्ज में बैठी टीवी पर कोई मूवी देख रही थी। अनंत खुराना को देखकर वो एकदम से उठी और उसके सामने से जाने लगी, क्योंकि वो उसके सामने ज़्यादा नहीं पड़ती थी। लेकिन अचानक ही अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींचा। वो हड़बड़ाई थी, दिल की धड़कनों ने भी शोर मचाया था। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। उसके इतने करीब आने पर निशा के चेहरे की रंगत गुलाबी पड़ने लगी थी। तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं पकड़ा जो तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। खुद को संभालो और इस सच्चाई के साथ मेरे साथ रहो कि तुम सिर्फ 2 महीने के लिए मेरे साथ हो। इससे आगे के सपने सजाना छोड़ दो। उसने एक झटके से उसकी कलाई को मरोड़ते हुए अपने सामने किया था। किसकी इजाज़त से पहने तुमने ये कंगन? ये मेरी माँ के कंगन है, हमारे खानदानी कंगन। तो फिर इन कंगनों को पहनने का हक किसी खानदानी बहू का है, ना कि तुम्हारा, ना कि तुम जैसी मामूली लड़की का। निशा की कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और दर्द के मारे उसके होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकली थी, जबकि अनंत तो गुस्से के मारे खोल रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसकी माँ के कंगन ये लड़की पहने, जबकि निशा उसके इतने करीब होने पर खुद की धड़कनों को संभाल रही थी कि अचानक उसके यूं दर्द देने और उसकी इंसल्ट करने पर उसे रोना आया था, जैसे वो कुछ जानता ही ना हो कि ये सब उसे कौन दे सकता है। पर उस वक्त अनंत खुराना भूला हुआ था। मिस्टर अनंत खुराना, क्या आप सच में भूल जाते हैं या फिर ये सब नाटक करते हैं, जानकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? भला ये कंगन मैं खुद तो नहीं ले सकती ना, मुझे किसी ने दिए होंगे तभी मैंने पहने हैं। अगर आपको कोई खानदानी बहू लानी थी तो खानदानी बहू ले आते। मुझ जैसी गरीब और कमतर लड़की से सौदेबाजी क्यों की आपने? यहाँ तक कि आपकी शान में कमी आ गई। निशा भी गुस्से से फट पड़ी थी।
उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार खुद की जात पर तंज करता, उंगली उठाता। ये सब तो दोनों की मर्जी से हुआ था, फिर क्यों वो उससे इतनी नफरत का इजहार करता था? इस सौदे में दोनों का फायदा था, फिर क्यों कसूरवार सिर्फ वो निशा को ठहराता था? उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। बहुत कोशिश की थी कि आंखों में आंसू न आए, पर सामने वाले ने तो हद पार कर दी थी। आंसू अचानक बहते चले गए थे, जबकि उसके आंसू देखकर अनंत खुराना अपने होंठ भींच कर रह गया था। उसकी पकड़ ढीली पड़ी थी, वो हाथ छुड़वाकर वहां से भाग गई थी, जबकि अनंत खुराना वहीं पत्थर बना खड़ा रहा। कुछ बोलने के काबिल नहीं था। उसे निशा के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। वो अनजाने तौर पर उसे बहुत हर्ट कर गया था। वो जब से आई थी अनंत खुराना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे नीचा दिखाने की, तंजबाजी करने की, और वो चुपचाप उसकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप बीमार था और वो उसके बाप का इलाज करवा रहा था। वो मजबूर थी। अपनी गलती का एहसास करके वो बेहद शर्मिंदा हुआ था। हाँ, वो गरीब जरूर थी तो इसमें उसकी गलती नहीं थी। वो उसके पीछे पीछे बाहर आया था, पर जब उसे दादी के पास देखा तो वापस चला गया। पूरी रात इंतजार किया उसके आने का, लेकिन वो नहीं आई, दादी के पास ही सो गई थी। अनंत खुराना को सारी रात उसकी भीगी निगाहों ने सोने न दिया। आंखें बंद करता तो उसका लाल चेहरा, भीगी आंखें उसकी आंखों के सामने आ जाती। रात तुमने मेरी बेटी को क्यों डांटा था? नाश्ते पर खामोशी थी कि तभी अचानक दादी की आवाज पर बुरी तरह चौंक उठा। फिर सर उठाकर सामने बैठी निशा को देखा, जो सर झुकाए नाश्ता करने में बिजी थी, जैसे दुनिया में कोई और काम ही ना हो नाश्ते के अलावा। इसने शिकायत की मेरी? अनंत खुराना अपनी आईब्रो समेटकर पूछने लगा। नजरें अब तक उसी पर टिकी हुई थीं। वो जानती थी कि वो किन नजरों से उसे देख रहा होगा, इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि खुद निगाह उठाकर सामने देख सके। मेरी बहू को घूरना बंद करो और मुझसे बात करो। मैंने दिए थे कंगन उसे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? अब वो बहू है इस घर की तो उसका हक बनता है तुम्हारी हर चीज पर। आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात किया करो। दादी ने गुस्से में उसे अच्छा खासा सुनाया था, जबकि अनंत खुराना, जो रात उसके आंसुओं से पिघल गया था, दादी की डांट पर उसको फिर से गुस्सा आया था। वो अपने होंठ गुस्से से भींच कर रह गया। अंदाजा नहीं था ये लड़की उसकी शिकायत लगा सकती थी दादी से। वो चला गया तो निशा ने गहरा सुकून भरा सांस लिया था। दादी, आपने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया उन्हें, ऐसा ना हो वो फिर से गुस्सा हो जाए। उसने डरते हुए दादी से अपने दिल का डर जाहिर कर दिया था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बताना, मैं देख लूँगी उसे। भला कोई अपनी पत्नी पर यूं गुस्सा करता है, वो भी तुम जैसी खूबसूरत प्यारी सी पत्नी पर। निशा को उसके गुस्से की फिक्र सताने लगी थी। वो जानती थी जब वो आएगा तो बदला जरूर लेगा। रात वो उसके डांटने की शिकायत लेकर नहीं जाना चाहती थी दादी के पास, लेकिन उसकी बातों ने उसे इतना गुस्सा दिलाया, और दादी के अलावा कोई था भी तो नहीं जो उसकी बातें सुनता, उसे सहारा देता। इसलिए अपने दिल की बात दादी के सामने रख दी थी। क्या हुआ, आप अकेली क्यों बैठी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अनंत खुराना घर में दाखिल हुआ तो सामने ही दादी को परेशान अकेले बैठे देखा तो पूछ बैठा। आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे निशा कहीं नजर न आई। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बहुत खुश भी, लेकिन तुम मुझे ठीक रहने नहीं देते। अरे दादी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? अब क्या करूं, सुबह इतना डांट दिया तब भी मन नहीं भरा अभी तक आपका? कहीं फिर से तो शिकायत नहीं कर दी आपकी बहू ने? वो समझ गया था सारा मामला। ये आग निशा की ही लगाई हुई थी, और जब तक दादी माफ ना कर देती तब तक उसकी अदालत लगी रहती। अपनी खुशी से शादी करके लाए थे उसे, फिर बहू से इस अंदाज में बात क्यों करते हो? बल्कि तुम्हें तो खुद जाकर वो कंगन उसे पहनाने चाहिए थे, लेकिन तुमने उल्टा उसे डांट दिया। सच बताओ अनंत, तुम खुश तो हो ना अपनी इस शादी से? पता नहीं क्यों दादी को उस पर शक हो रहा था। दादी, क्या हो गया है यार? मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपकी बहू नादान है, मासूम है, गलत समझ बैठी और मेरी जरा से डांटने से ही नाराज हो गई। और वो भी मैंने उसे इसलिए डांटा था कि मेरे देने से पहले ही आपने वो कंगन उसे दे दिए थे और वो खुशी खुशी उन्हें पहने घूम रही थी। बल्कि मैं खुद उसे देने का सोच रहा था, बस आपने मेरा काम खराब कर दिया तो मैंने बस थोड़ा सा गुस्सा निकाला था। दादी की परेशानी उससे अच्छी नहीं लगती थी। खुद को संभालता वो दादी के सामने अपना मूड बहुत खुशगवार दिखाकर अपनी बातों से उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ हद तक दादी उसकी बातों से बहल भी गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खिड़की के पास खामोशी से खड़ी थी। उसे देखकर बाहर जाने लगी कि वो एकदम से बोल उठा, रुको, बात करनी है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निशा उसे इग्नोर करके जाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई अनंत खुराना के हाथों में थी। निशा गुस्से में उसकी कलाई को झटकने लगी,
जबकि अनंत खुराना गुस्से से बल खाकर रह गया और उसे खींचकर दीवार से सटाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस अचानक हमले पर निशा डर गई थी। हैरत से अनंत खुराना को देखने लगी। उसको खुद के इतने करीब महसूस करके उसका दिल तेजी से धड़का था, पलकें लरज उठी थीं। अनंत खुराना जो उसकी हरकत पर गुस्सा हुआ था, अब उसके चेहरे पर बदलते हुए रंग देखता मदहोश हुआ था। दिल उसकी तरफ खिंच रहा था, नज़र उसके चेहरे के हर नक्श को छू रही थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। और अगर न छोड़ूं तो क्या कर लोगी? निशा धड़कते हुए दिल के साथ बोली। तो मैं जोर जोर से चीखूंगी। ठीक है, चीखो। अच्छा है दादी कमरे में आ जाएं और तुम्हें भी एक अच्छी खासी डांट लगा दें कि जब पति थका हारा घर वापस आया है और अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक मूड में है तो तुम चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा रही हो। हालांकि तुम्हें तो पति को खुश करना चाहिए। उसकी बात पर निशा का दिल तेजी से धड़का था, लेकिन आंखों में ढेर सारी हैरत भी सिमट आई थी। वो उसके थोड़ा सा और करीब हुआ था। निशा के चेहरे पर बिखरते रंग उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। प्लीज छोड़े मुझे, मेरे करीब आने से आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। निशा एक हाथ उसके सीने पर रखती उसे दूर करते हुए बोली। जो उसके मुंह में आ रहा था उसने बोल दिया था। फिर से मेरी कोई शिकायत करोगी दादी से? बोलो। वो उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूता हुआ बोल रहा था। नहीं नहीं करूंगी। अनंत खुराना जानबूझकर उसे अपनी संगत से तंग कर रहा था। इन्हें उतारना मत जब तक मैं न कहूं। क्या पता इन्हें पहनने का मौका हमेशा के लिए भी दे सकता हूं। अपने सीने पर रखा उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ वो उन कंगनों को अपने होठों से लगाता हुआ बोला था, जबकि उसकी इस बात पर वो हैरान रह गई थी। पलकें उठाकर अनंत की तरफ देखा था। उसके हैरान चेहरे को देखकर अनंत के लबों पर मुस्कान आई थी और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से सरगोशी करते हुए बोला, ज़्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा था। कहते कहते वो उसके कानों को अपने होठों से छू गया था और अपना गाल उसके गाल के साथ रब कर गया था। और उसकी इतनी सी संगत पर निशा की हालत खराब हो गई थी। वो तेज धड़कनों के साथ सामने वाले की खुमार भरी नज़रों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो जल्दी से उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भागी थी, जबकि उसके जाते ही अनंत खुराना एक गहरा सांस लेते हुए बेड पर बैठा था। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। मिस निशा, तुमने मेरी दादी के सामने मेरी बेइज्जती करवाई है और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? अनंत खुराना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ निशा के पूरे शरीर में एक खूबसूरत सा एहसास जागा था। अपने दिल पर हाथ रखते हुए होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। ये सब अचानक से क्या हुआ था, उसकी समझ में कुछ न आया था। हाँ, इन कुछ दिनों में निशा उसकी नज़दीकियों से खुद के दिल की धड़कनों से बेबस होती जा रही थी। एक अजीब सा नया एहसास जाग रहा था उसके अंदर, और वो एहसास उसे इतना सुकून दे रहा था कि वो शब्दों में बता नहीं सकती थी। हर वक्त हर पल नई सोचों में घिरी रहती और उसकी सोचों का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अनंत खुराना होता था। लेकिन काश वो जान पाती कि वो जिसके पीछे भाग रही है वो सिर्फ एक फरेब है। रात के खाने की टेबल पर तीनों लोग मौजूद थे जब दादी ने एक ऐसी बात कह दी कि वो चौंक पड़े थे। मुझे तुम दोनों से कुछ चाहिए, दादी दोनों को देखते हुए कहने लगी। जी दादी, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। अनंत खुराना ने फौरन अपनी दादी का हाथ थामा था। पहले वादा करो, दादी ने उसकी तरफ बड़ी ही आस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा था। दादी, आपको मुझ पर यकीन नहीं? अनंत खुराना नाराज हुआ था। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये वादा मुझे पहले चाहिए, उसके बाद ही मैं तुमसे अपनी इच्छा रखूंगी। दादी मुस्कुराई थीं। अच्छा बोलिए, क्या चाहिए मेरी प्यारी सी दादी को? ये अनंत खुराना का वादा है, जो आपको चाहिए वो आपका पोता आपको जरूर देगा। अनंत खुराना बहुत ही प्यार से दादी के हाथ को थपक कर बोला था। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना है। दादी की इस इच्छा से उसे एक झटका लगा था। गले में जाने वाला निवाला गले में फंस चुका था। दादी ने जल्दी से पानी का गिलास आगे बढ़ाया तो वो एक ही सांस में पी गया। वहीं दूसरी साइड में बैठी निशा के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। आराम से बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं दादी, ठीक हूँ, उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। देखो अनंत, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब सांसें बंद हो जाएं पता नहीं। बस मरने से पहले तुम्हारे बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ। प्लीज़ दादी, ऐसी बातें ना किया करें। आप जानती हैं ना, मेरी ज़िंदगी हैं आप, और ये शादी भी तो आपकी वजह से की थी। ऐसे इमोशनल बातें करके आपने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया था। अब बाप भी बन जाऊं? दादी के कहने पर अनंत खुराना एकदम परेशान हुआ था। दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करता था तो उसकी दादी थी, जिनकी हर ख्वाहिश पूरी करना
उनका ख्याल रखना उसका पहला काम था। एक वही तो थी जो उसकी पूरी दुनिया थी। शादी तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये नया टॉपिक कहाँ से छेड़ दिया था दादी ने, इसे कैसे पूरा करता। लेकिन दादी की तरफ से ये टॉपिक कोई गलत तो नहीं था। जब शादी हो गई तो बच्चे होना नॉर्मल बात थी, लेकिन दादी को क्या पता कि ये शादी किन हालातों में और कैसे की गई थी। जबकि निशाने से अब वहाँ और रुका नहीं जा रहा था। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई थी। शर्मा गई मेरी बहू, कितनी मासूम कितनी प्यारी है। जबकि वो मुस्कुरा भी न सका। वो अपने ही खेल में फंसता जा रहा था। एक तरफ निशा थी जिसके साथ वो जज्बाती खेल खेल रहा था, तो दूसरी तरफ दादी की एक नई इच्छा। आज उसे खुद की बेबसी पर गुस्सा आया था। वक्त गुजरने लगा था, 1 महीना हो गया था और अब उनके पास 1 ही महीना रह गया था। उस रात भी वो अपने कमरे में बेड पर बैठा हाथों से अपना सर मसल रहा था। क्या हुआ, सर में दर्द है? चाय लाऊं आपके लिए? उसका माथा मसलना सर दर्द की गवाही दे रहा था। जबकि निशा उसको इतना परेशान देखकर हमदर्दी के नाते उससे पूछ बैठी थी, मैंने कहा तुमसे कि तुम बेकार में मुझसे इतना चिपकने की कोशिश करो, और प्लीज़ ये नाटक दादी के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। उसका मूड काफ़ी ऑफ हो चुका था। निशा हैरत से उस इंसान को देखने लगी। कितने रूप थे इसके, कभी पल में अपना बन जाता तो कभी पल में पराया। आज फिर उसका दिल दुखा गया था। आप इस तरह क्यों बात करते हैं मुझसे? निशा की आंखें नम हुई थीं, जबकि अनंत खुराना ने उससे नज़रें हटाई थीं। मुझे लगता है हमें अब ये नाटक बंद कर देना चाहिए। अब वो उसकी बेयकीन आंखों में देखता हुआ बोला था, देखो निशा, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। ये जो हो रहा है ये सब एक नाटक था। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, कोई लगाव नहीं था। अभी पिछले दिनों जो मेरा रवैया तुमसे नरम हुआ था वो भी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने मेरी शिकायत दादी से की थी। इसलिए मैं तुमसे बस थोड़ा सा गुस्सा था और तुम्हें परेशान करने के इरादे से तुम्हारे साथ थोड़ी सी नरमी से पेश आता था। अब दादी की फिजूल सी जिद मैं कम से कम तुमसे तो पूरी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में है कोई और मुझे उसी का इंतज़ार है। वो अभी फ़िलहाल बाहर गई हुई थी, लेकिन अब वापस आ गई है और अब इसी में भलाई है। तुम भी अपने लिए कोई फ़ैसला ले लो। दादी की नज़रों में खुद को बुरा बनाओ तो ही वो तुम्हें छोड़ेंगी, वरना वो यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आदत मुझे लगे या फिर दादी को लग जाए। अनंत खुराना ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। जो खुलासा उस पर हुआ था वो बड़ी तकलीफ भरा था। न जाने कब कैसे 2 आंसू बहकर उसके गालों पर चले आए थे। वो कैसे ये सब कुछ इतनी आसानी से बोल सकता था? कैसे उसकी आंखों में लिखे पसंद के रंग को भांप नहीं पाया? अभी अभी तो वो इन खुशियों को महसूस करने लगी थी। अनंत खुराना के नरम रवैये पर अपना दिल हार बैठी थी। उसके ध्यान ने उसे अपना बना लिया था। बहुत जल्दी ही ये खुशखबरी अपने पापा को भी सुनाने वाली थी कि पापा, शायद आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अनंत खुराना मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मोहब्बत करने लगा है मुझसे। उसने आंखों में आने वाले आंसुओं को कहीं अंदर ही उतार लिया था। क्यों निशा, क्यों तुमने ये ख्वाब सजाए? तुम्हें ये ख्वाब नहीं देखना चाहिए था। शायद वो उसकी आंखों में आई नमी को भांप चुका था, इसलिए उसके दिल की हालत को भी समझते देर न लगी थी। देखो निशा, अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी आंखों में जो ये रंग है, ये खुद की एक तरफा मोहब्बत हो सकती है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, प्लीज़ अपनी आंखों के ये ख्वाब नोच कर फेंक दो। इन सब में तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। और उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। ख्वाब उसने दिखाए, करीब आने की कोशिश उसने की, और अब सारा इल्ज़ाम उसके सर पर दे रहा था। निशा को एकदम नफरत महसूस हुई थी उस दोगले इंसान से। बर्दाश्त करती अपने आंसू साफ करते हुए गहरा सांस भरा, जैसे अब किसी फैसले पर पहुंची हो। धन्यवाद। निशा ने धीरे से होंठ खोले थे। किस लिए? उसकी आंखों में देखकर वो हैरान हुआ था। चेहरे पर सवाल था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। बोली तो बस इतना बोली थी कि धन्यवाद इसलिए कि तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आप परेशान ना हो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? मतलब दादी को क्या कहोगी? वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। और हाँ, मेरे पापा के लिए भी धन्यवाद। वो हैरान रह गया था। वो उसे इतनी जल्दी फैसला सुना देगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों अनंत खुराना का दिल घबराया था। उसकी इतनी जल्दबाजी के फैसले पर, इतनी जल्दी मान जाने पर वो हैरान था। ये सब आसान था जितना उसे लग रहा था। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उसकी यूनिवर्सिटी से एक गर्लफ्रेंड रही थी जिसे वो पसंद करता था, पर वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए बाहर चली गई थी। और अब अचानक उसका फ़ोन आया, वो आ रही है और शादी करने के लिए भी तैयार है। पहले जब उसने पूछा था तब उसने इनकार कर दिया था और दादी की जिद की वजह से उसे निशा को लाना पड़ा था। अब उसे भी जाने दे रहा था।
जो कुछ वो उसके साथ कर चुका था, पहले शर्मिंदा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी। क्या ये मोहब्बत वाला खेल उसके साथ महंगा पड़ने वाला था? हाँ, कभी उसकी खूबसूरती के जादू में जरूर घिरा था, पर हर बार खुद के दिल को डांट देता था। अपने ही जज्बातों से अनजान बन रहा था और उस मासूम के जज्बातों से खेलने में उसे मजा आ रहा था। लेकिन आज उसके आंसू उसे तकलीफ क्यों दे रहे थे? उसने खुद को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? एक ना एक दिन तो ये सब कुछ होना ही था, तो वो आज ही सही। वो कमरे से जा चुकी थी, जबकि अनंत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर गई थी। पता नहीं रात के किस समय उसे नींद आई थी। दादी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उसने दादी को रोते देखा तो एकदम से परेशान होता हुआ उनके पास आया था। पता नहीं मेरी बहू को किसकी नज़र लग गई है, वो एक ही रात में बदल गई। इतनी बुरी तरह पेश आई मेरे साथ कि क्या बताऊं। बस यही कहा था उसे कि बेटा एक कप चाय बना दो, तो बस गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपकी हर वक्त सेवा करती रहूं। घर में नौकर मौजूद हैं, उनसे चाय बनवाइए। मैं तो दंग रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। निशा के इस कठोर और बदतमीजी वाले व्यवहार पर दादी को जैसे सदमा लग चुका था। आप रोइए मत, मैं देखता हूँ उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी से इस तरह बात करने की? दादी को तसल्ली देता हुआ वो ऊपर आया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी दादी का यूं उदास होना, लेकिन ये सब कुछ उसी ने तो कहा था, वो एक पल में ही भूल गया था। कमरे में आया तो उसे अपना बैग पैक करती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तुमने दादी के साथ क्या बदतमीजी की है? जानती हो उन्हें कितनी तकलीफ हुई है? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ ना करता। वो गुस्से में आगे बढ़कर उसके बाजू पकड़कर झटकता हुआ बोला, जबकि निशा गुस्से के मारे फट पड़ी थी। बुरा लग रहा है? तकलीफ हो रही है तुम्हें? अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो तुम अनंत खुराना। निशा गुस्से में एकदम से अपना बाजू खींचते हुए उसे पीछे करने लगी, लेकिन वो भी मजबूती से उसका बाजू पकड़े अपनी जगह खड़ा रहा। 1 इंच भी पीछे न हुआ। उसकी हरकत पर निशा के माथे पर बल पड़े थे। वो गुस्से में आगे बढ़ता हुआ उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर हावी हो चुका था। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। वो उस पर झुका हुआ दहाड़ा था। यही तो सब चाहते थे आप, अब कर रही हूं तो तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? अगर मैं दादी की नज़रों में खुद को बुरा साबित नहीं करूंगी तो वो मुझे जाने कैसे देंगी? आखिर मसला क्या है आपके साथ? क्यों किसी एक बात पर खुश नहीं हो जाते? आपको सिर्फ तकलीफें देनी आती हैं। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, पर वो खुद को उतना ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसके ऊपर पूरी तरह हावी था। उससे 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनंत खुराना एक पल के लिए थोड़ा सा नरम पड़ा था और फिर तेजी से उसके ऊपर से उठकर बाहर चला गया, जबकि उसके जाते ही वो तेजी से रोने लगी थी। काश मैं यहाँ ना आई होती, काश मुझे आपसे मोहब्बत ना हुई होती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों अनंत खुराना? क्यों मेरे जज्बातों को जगाकर फिर उन्हें कुचल कर रख दिया? काश कि आप हमारे बीच इस रिश्ते को मौका देते। काश। वो शिद्दत से तड़पती हुई रो रही थी और अब उसके पास सिवाय काश के कोई दूसरा शब्द न रह गया था। डैम इट, क्यों हो रही है मुझे तकलीफ उसके आंसुओं से? क्यों वो मेरी जिंदगी में आई? काश मैं उसके करीब न जाता तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना आसान रहता, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना होगा। लेकिन कैसे करूँगा? वो गाड़ी में बैठा अपने आप से लड़ रहा था। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, लेकिन खुद को उसके पास जाने से रोके बैठा था। नहीं मान रहा था अपनी हकीकत, अपनी अना को झुकाने को तैयार नहीं था। नहीं हो सकती मुझे उस गरीब और मामूली सी लड़की से मोहब्बत, बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक नेचुरल कशिश है जो मुझे उसकी ओर खींच रही है। उसके जाने से ये जो एहसास जाग रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खुद को झूठे दिलासे देने लगा था। दिल ये सब मानने से इनकारी था, इसलिए दिमाग का साथ ले रहा था। दिल में तो बस वही थी, उसका नाम ही जगमगा रहा था। आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाना था, पर उससे मिलने का उसका अब मन नहीं कर रहा था। बार बार ख्यालों में निशा आ रही थी। उसे रोता हुआ छोड़ आया था। पता नहीं कैसी होगी, या अब भी रो रही होगी। कहीं वो चली तो न जाए, ये सोच आते ही उसका दम घुटने लगा था। वो गाड़ी जो अभी पोर्च से निकालने वाला था, लेकिन उसने गाड़ी दोबारा वहीं खड़ी की और अंदर आ गया। देखा
तो दादी के कमरे की लाइट जल रही थी। तो कुछ सोचकर दादी के कमरे में चला आया। देखा तो दादी सो रही थी। वो वापस पलटने लगा, लेकिन दादी की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। रुको अनंत, मेरे पास आओ। वो एकदम दादी की तरफ घूमा था। दादी, आप जाग रही हैं? मुझे लगा आप सो रही हैं। वो दादी के पास बैठता हुआ उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला, कैसे सो सकती हूँ बेटा? मेरे बेटे का हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया और मैं सुकून से सो जाऊं? कैसे सो सकती हूँ? क्यों? निशा ने ऐसा क्या किया? वो ऐसी तो नहीं थी। जरूर किसी ने उस पर जादू कर दिया है, इसीलिए हमसे नफरत करने लगी है। वो जब भी इससे पहले दादी के पास आता था, हमेशा दादी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता था, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उसे ये आंसू तकलीफ दे रहे थे। उसे तो लगा था ये सब कुछ आसान होगा। 2 महीने तक वो दादी को इस फरे में रखेगा कि उसने शादी कर ली है, और 2 महीने के बाद निशा को ये कहकर छोड़ देगा कि वो लड़की ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और दादी भी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ऐसा कैसे चलेगा दादी? दवाई खाकर सो जाएं, लेकिन पहले खाना खाएं। ये कहकर उसने निशा को आवाज़ लगाई थी, जबकि उन्होंने दुख से अपने पोते को देखा था। उसे आदत लग चुकी थी हर काम के लिए निशा को बुलाने की। वो दुख से गहरा सांस लेकर रह गई थी। उन्हें पता था निशा नहीं आएगी। बेटा, बेकार में उसे मत बुलाओ, वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं लेकर आता हूँ उसे। जबकि दादी की अगली बात ने उसके कदम रोक दिए थे। वो चली गई है अनंत, अपना सामान लेकर। पता नहीं क्यों रो रही थी। पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई जो यूं हमें रुलाकर और खुद भी रोकर चली गई है। मेरा दिया हुआ सारा सामान वापस कर गई है। कुछ भी लेकर नहीं गई सिवाय अपने 2-3 जोड़ी कपड़ों के। कोई लालच नहीं था उस मासूम बच्ची को। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। दादी अब रोने लगी थी। प्लीज़ दादी, रोइए मत। कैसे न रोऊं? कितनी प्यारी बच्ची थी। मरने से पहले तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ, वो भी निशा के साथ। वो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, वरना ऐसा कभी ना करती। जाते हुए माफ़ी भी मांग कर गई थी कि दादी मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन तू इस घर को छोड़कर मत जा। कहने लगी मुझे जाना होगा दादी, मेरी मजबूरी है। मैंने उसे लाख रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। अनंत बेटा, उसे घर वापस ले आओ। हमारे घर की रौनक है, तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे साथ मुझे अच्छी लगती है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। उसे अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो बेटा, हीरा है वो बच्ची। दादी दुख से रोते हुए कहती जा रही थी, जबकि उसके दिल पर पड़ा बोझ और भी बढ़ने लगा था। अब उसे और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा था। दादी का दुख उसका दिल चीर रहा था, लेकिन उसका जाना, वो भी अचानक और उससे बगैर पूछे, उसे बेचैन कर रहा था। वो कैसे जा सकती थी? उसका दिल बेचैन हुआ। वो चुपचाप उठकर दादी के पास से अपने कमरे में आ गया। पूरी रात आंखों में कटी थी। ऐसा लगता कि वो अब भी सोफे पर लेटी हुई है। वो चौंक कर देखता तो खाली सोफा उसका मुंह चिढ़ा रहा होता। जैसे तैसे उसे नींद आई थी, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसके मुंह से निशा के लिए आवाज़ निकली थी, निशा मेरी बेटी। और फिर अचानक ही उसे याद आया कि वो तो जा चुकी है, और वो अपने होंठ भींच कर रह गया था। दादी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो ये सब कुछ देख नहीं सकता था। दादी निशा को बहुत याद करती। जब भी दादी के पास बैठता, दादी के पास सिर्फ निशा की बातें होती थी और वो और भी ज़्यादा बेचैन होने लगता। अपने दिल की हालत जानकर भी इग्नोर कर रहा था, पर कब तक खुद से झूठ बोल सकता था। और फिर उसने चुपके से इस बात का इकरार कर ही लिया कि हाँ, मुझे निशा से मोहब्बत है, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क करने लगा हूँ। उसकी आदत हो गई है मुझे। अक्सर इंसान की मोहब्बत से ज़्यादा आदत जानलेवा होती है और ज़िंदगी बेसुकून हो जाती है, बेरंग सी हो जाती है। एक दिन दादी की हालत ज़्यादा ही बिगड़ गई तो वो उन्हें लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने दादी का चेकअप किया और अनंत खुराना से कहा कि अपनी दादी का ख्याल रखा करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें, वरना इनकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशान हुआ था। निशा के जाने के बाद तो वो सिर्फ परेशान ही रहने लगा था। 2 पल भी सुकून के उसे नहीं मिले थे और रही सही कसर दादी की हालत पूरी कर रही थी। उसे याद आया वो जब से गई थी उसने तो एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली थी। वो कैसी होगी, कहाँ होगी? उसका बाप बीमार था, कैसे गुजारा हो रहा होगा? उसे गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। ये सब बातें अब उसे सताने लगी थीं। वो तो तलाक की मांग लेकर भी नहीं आई थी, तो क्या वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी? हाँ, वो देख चुका था
अपने खेल में उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर गया था। उसकी पानियों से भरी वो आंखें, उन आंखों में जज्बात मचल रहे थे। कैसे वो उन आंखों को नज़रअंदाज कर सकता था जिनमें उसके लिए ढेर सारी मोहब्बत भरी पड़ी थी। अब और आगे खुद के दिल पर बोझ नहीं डाल सकता था। दादी को घर लाकर उन्हें दवा देकर वो निशा की तलाश में निकल चुका था। पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। जब से उसकी ज़िंदगी से गई थी वो सिर्फ अपने बाप की वजह से मजबूर थी, वरना उसने उस लड़की में कभी कोई लालच नहीं देखा था। ये बात वो अच्छे से जान गया था और अब पछतावे के बोझ से दबने लगा था। निशा की ज़िंदगी बेसुकून गुजर रही थी। जो थोड़ा सा समय अनंत खुराना के साथ उसके घर में गुजरा था वो सिर्फ एक फरेब लगता था। उसकी किस्मत में बस रोना ही लिखा था और वो रोती ही जा रही थी। दादी ने जितनी जितनी मोहब्बत दी थी वो अपनी माँ की कमी को भुलाने लगी थी। और उसने क्या दिया? दादी की आंखों में आंसू ले आई, उन्हें तकलीफ दे बैठी। वो दादी की आंखों में आंसुओं को पोंछ नहीं सकती थी, उन्हें खुश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बस में नहीं था। बस दादी से माफ़ी मांगकर घर से निकल आई थी, खाली हाथ। दादी के पहनाए हुए कंगन दादी के हाथों में थमाकर कहा था, दादी इन पर मेरा हक नहीं है, शायद आपकी कोई ख़ानदानी बहू होगी, उसे ये कंगन पहना देना। और दादी तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उसने जो कुछ किया अपने पापा के लिए किया था और उसे अपने इस काम पर कोई पछतावा भी नहीं था। हाँ, एक गलती उसने ज़रूर की थी और वो गलती थी अनंत खुराना से मोहब्बत कर बैठी थी। काश अनंत खुराना से मोहब्बत ना हुई होती, आज उसे इतना दुख ना होता, उसे इतनी तकलीफ ना होती। वो एक सौदेबाजी में दो लोगों को अपने दिल में जगह दे चुकी थी, दादी की मोहब्बत को और अनंत खुराना को। वो उन लोगों के साथ जीना चाहती थी, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बसर करना चाहती थी, मगर उस पत्थर दिल आनंद खुराना ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। जब वो वहाँ से निकली तो दूसरी कयामत उसका इंतजार कर रही थी। जब अस्पताल पहुँची थी तो पता चला कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो रोते हुए उनके पास गई थी और उनके सीने से लिपट गई थी, लेकिन वो आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटा, तुम अपना घर कभी ख़राब मत करना, कोशिश करना ये रिश्ता सारी ज़िंदगी चला सको। मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम्हें किसी के हवाले कर जाऊँ। और अनंत खुराना मेरी एक आखिरी उम्मीद है, वो तुम्हें खुश रखेगा, उसे किसी तरह मना लेना। वो उखड़ी हुई सांसों से बोल रहे थे और एक एक शब्द निशा के दिल पर लग रहे थे। उसमें हिम्मत नहीं थी कि मरते हुए बाप से ये कह सके कि जहाँ रहने के लिए आप कह रहे हैं वहाँ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं उसके लिए। वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। उसने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि अपने बाप को मरने से पहले थोड़ी सी खुशी दे सके, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान ने उसे मौका तक न दिया। निशा की ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई थी। वो कैसे एक लड़की होकर उस जालिम दुनिया में तन्हा रह सकती थी, ये तो वही जानती थी। उसके बाप को गुजरे 10 दिन हो चुके थे, अभी भी दुख कम नहीं हुआ था कि दूसरी मुसीबत सर पर खड़ी थी। उसका एक लालची पड़ोसी रोज आकर उसे धमकी दे जाता कि वो उससे शादी कर ले ताकि वो इस घर में उसके साथ रह सके। एक मकान ही तो था उसके पास, उसके बाप की कुल जमा पूंजी यही एक छत थी उसके सर पर। उसकी रोज रोज की धमकियों से वो परेशान होने लगी थी। अनंत खुराना के पास तो वो मरकर भी नहीं जा सकती थी, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं वो उसे तलाक न भेज दे। उसमें हिम्मत नहीं थी अब और कुछ सहने की। छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ तो सह लिया था, अब ताकत नहीं बची थी। वो थक चुकी थी, रो रो कर उसके आंसू सूख चुके थे, जैसे जिंदा लाश की तरह घर में रहती थी। एक वक्त का खाना खाकर खुद की जान पर एहसान कर लेती थी। इतनी कमज़ोर नहीं थी, वो तो बहुत बहादुर बेटी थी अपने पापा की। पर जिंदगी ने नए इम्तिहान लिए थे कि सब कुछ ख़त्म कर दिया था। उस वक्त वो अपने कमरे में घुटनों में सर दिए बेबसी से रो रही थी जब उसके घर के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई थी और उसका दिल धड़क उठा था। इस वक्त कौन हो सकता है? घर में अकेली थी। आस पड़ोस में सब कहते थे किसी को साथ रख लो, पर कब तक कोई किसी का साथ दे सकता है? खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। रात के 10 बज रहे थे। सोने की तैयारी ही कर ही रही थी कि दरवाज़ा बजा था तो डर के मारे दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन आ सकता है? अकेली जान थी, जवान लड़की थी, उसके पास सिर्फ उसकी इज्जत ही तो थी। पहला ख्याल उसी लालची इंसान का आया था, लेकिन डर से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके दरवाजे तक आई थी। छोटा सा घर था उनका, 2 कमरों वाला और एक छत, लेकिन अपनी छत थी, यही काफ़ी था। निशा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। वो इस आवाज़ को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। दिल जोर से धड़कने लगा था, आंखें भर आई थीं। दिल नहीं किया कि दरवाज़ा खोल दे
और उस बेदर्द इंसान का चेहरा देखे। उसका सब कुछ खत्म हो गया था और वो अब आया था, लेकिन क्यों? फिर एक डर सा दिल में आया, कहीं वो उसे आज़ाद करने तो नहीं आया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसमें और ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं बची थी। अब वो और ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती थी। दिल डर गया था, हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे अब भी दरवाज़ा खोलेगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? इस वक्त चले जाएं यहाँ से। आधी रात के वक्त एक अकेली लड़की के पास आना उसकी इज्जत पर सवाल उठाता है। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए गुस्से से बोली थी। जितना अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती, वो उतनी ही तेजी से बह रहे थे। काश वो सामने आ जाता तो वो उसके सीने से लगकर रोती, अपने दिल का गम हल्का कर लेती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। निशा, मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे, और मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा पति हूँ। दरवाज़ा खोलो। अगर और ज़्यादा देर करोगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका तुम खुद दोगी। उसकी बात पर उसने गुस्से में आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और जल्दी से अंदर कमरे में चली गई। उसकी इस हरकत पर वो धीरे से मुस्कुराया था और गहरा सांस लेता हुआ अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे क्यों आए हैं? अपने अंदर के गम को दबाकर अपने शब्दों में सख्ती लाते हुए बोली। अफसोस। वो आगे अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही उसने उसकी बात काट दी। ये अफसोस आप सुबह भी आकर कर सकते थे, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? निशा उसकी बात काट कर सख्ती से बोली। लाख कोशिश करती पर अपने शब्दों में नमी को छुपा न सकी। अनंत खुराना ने अफसोस से उसे देखा। ये वो चेहरा था जिसे देखकर उसे सुकून मिलता था, और जब वो दूर रहा तो वो बेसुकून रहा था। और अगर आज कोई पूछता अनंत खुराना से सुकून क्या होता है, तो सामने खड़ी अपनी नाराज सी पत्नी को देखकर बताता कि ये है मेरे दिल का सुकून। मैं माफ़ी। उसके शब्द फिर से मुंह में रह गए थे जब निशा ने उसकी बात काट कर कहा, मैं माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे अब किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली ही खुश हूँ। अब आप जा सकते हैं। निशा के हर अंदाज में नाराज़गी थी और वो उसे बोलने का मौका तक न दे रही थी, जबकि अब अनंत खुराना को गुस्सा आया था। उसने बाजू से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था, दीवार के साथ लगाते हुए बोला, मुझे कुछ बोलने का मौका भी दोगी या नहीं? छोड़े मुझे। वो उसके घेरे से निकलने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ूंगा। किस हक से नहीं छोड़ेंगे? आप समझते क्या है खुद को? उसने आंखों में आए आंसू अपनी हथेली से साफ करते हुए पूछा था। तुम्हारा पति। ये कहते कहते उसने अपने हाथ उसकी नाजुक सी कमर में डाले थे और खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। उसकी इस हरकत पर निशा की सांसें अटक गई थीं। वो उसकी कमर पर अपनी हाथों की पकड़ मजबूत करने लगा था, जबकि निशा उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने लगी। हालांकि उसका दिल तो मचल रहा था, ये सुरक्षा का घेरा कभी उससे दूर ना हो, हमेशा वो उसकी पनाहों में ऐसे ही सिमटी रहे। लेकिन उसके पास इस सब चीज़ का हक नहीं था कि वो अनंत खुराना की मोहब्बत को हासिल कर सके। और जब वो उसकी बाहों से निकल न सकी तो थककर उसके चौड़े सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि वो उसे अपने सीने में भींचकर उसके सर पर अपने होंठ रखता हुआ उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। मेरी बात सुनो निशा, मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, और तुम्हें हक है मुझसे नाराज़गी दिखाने का। मैं ये सब नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों, कैसे अपनी अना में मैं तुम्हें हर्ट करने लगा था। लेकिन तुम जानती हो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, मुझे एहसास होने लगा था कि सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा था। और जब मुझे यह एहसास हुआ, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास चला आया। निशा, शायद तुमने मुझसे मोहब्बत की है, लेकिन मैंने मोहब्बत से बढ़कर तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मुझे एक मौका दो प्लीज़। दादी भी तुम्हारी राह तक रही हैं। दादी की परेशानी भी मुझसे देखी नहीं जाती। वो तुम्हें दिन रात याद करती हैं, बीमार हो गई हैं तुम्हारी याद में। उन्हें ज़िंदगी लौटा दो निशा, और मुझे भी जीने की वजह दे दो। हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। निशा प्लीज़ वापस आ जाओ। उसके आंसू साफ करता मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए वो उसे मोहब्बत से निहार रहा था, जबकि वो तेजी से रोते हुए दोबारा से उसके सीने से लिपट गई थी। थोड़ी देर बाद सारे शिकवे शिकायतें करने के बाद वो दोनों अब सुकून से बैठे थे। अनंत का सर उसकी गोद में था और वो प्यार से उसमें हाथ चला रही थी। घर चलें? वो उसका हाथ थामकर बहुत ही मान से पूछ रहा था। इस बार अगर इज्जत से लेने आए तो ही चलूंगी, वरना वो रहा दरवाज़ा, उसने शरारत से कहते हुए जैसे अनंत खुराना को आईना दिखाया था। बहुत तेज हो तुम। उसकी बात सुनता वो झटके से उठ बैठा था और धीरे से मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। उसे बाहों में खींचकर अपने करीब करता हुआ अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगा था।
और इससे पहले कि वो अपने होठों से उसे छू लेता, निशा ने उसे रोक दिया था। इसकी इजाज़त नहीं है, उसने उसके होठों पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की ओर धक्का दिया था। यार इतना तो मत तड़पाओ, कब से तड़प रहा था तुम्हारे लिए, आज जब ये मौका हाथ आया है तो खुद से दूर मत करो। ये कहकर वो उठकर बैठा था और उसे खींचकर दोबारा से अपनी बाहों में दबोचा था। अनंत प्लीज दूर रहें मुझसे, पहले बारात लेकर आए, मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएं, उसके बाद ही इस सब की इजाज़त है। वो अभी आगे कुछ कहती, उसने उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेकर उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था। वो उसके नाजुक नरम होठों का रसपान कर रहा था और बुरी तरह मदहोश हो चुका था। और जब पूरी तरह उसके दिल को सुकून मिला तो उसने निशा को खुद से दूर किया था। दोनों की सांसें गहरी हो रही थीं। ये हक तो मुझे दे चुकी हो निशा, 2 महीने पहले ही। पत्नी हो मेरी, इतना भी शरीफ मत समझो मुझे कि जब मेरी प्यारी सी बीबी मेरी बाहों में होगी और मैं यूं ही चला जाऊंगा। वो उसे खींचकर अपने सीने पर गिरा चुका था और वो उसके चौड़े सीने पर गिरी अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी, जबकि अनंत खुराना उसकी उभरती खूबसूरती को अपने सीने पर महसूस करके बेखुद हुआ जा रहा था। उसने झटके से उसे बेड पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आया था और उसके गले से दुपट्टा हटाकर साइड में रख दिया था। उसकी आंखों में मचलते जज्बात पर निशा बुरी तरह घबराई थी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होने लगा था, जबकि अनंत ने आगे बढ़कर उन रंगों को अपने होठों से चुरा लिया था। सच्ची निशा, जब तुम इस तरह शर्माती हो तो मेरा दिल बहकने लगता है। वो धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाता हुआ सरगोशी कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में उसका दूधिया रंग उसे दीवाना बना रहा था। उसे अपने होठों से छूता हुआ वो निशा को भी मदहोश कर गया था। उसके होठों की मदहोश सिसकियां अनंत को किसी दूसरी ही दुनिया की सैर करा रही थीं। और जब अनंत ने अपनी कमर पर निशा के हाथों की पकड़ महसूस की थी तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। वो धीरे से निशा से अलग हुआ था। क्या हुआ? उसके दूर जाने पर वो परेशान हुई थी। होना क्या है, घर जा रहा हूँ, कल आऊँगा, तुम्हें विदा कराने तैयार रहना, कहते हुए उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी, जबकि निशा बदहवास हुई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अनंत, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। वो उसके सीने से लिपट गई थी। उसकी आंखों में मचलते मदहोशी के रंग देखकर अनंत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था और उस नाजुक सी गुड़िया को अपनी बाहों में समेटकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया था और फिर अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखता हुआ उसके कम्बल में घुसकर उसके पहलू में लेट चुका था। दोनों की मीठी सरगोशियां गूंजने लगी थीं। अनंत तो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर गया था और उसके नर्म नाजुक वजूद में खोने लगा था। और जब उसने उसकी नरम मुलायम गुदाज धड़कनों को देखा तो वो सब कुछ भूलकर एकदम जुनूनी हुआ था। उसने बेखुद होकर उसकी नरम नाजुक गुदाज धड़कनों को अपने होठों से छू लिया था। उसके होठों के हर स्पर्श में निशा मदहोश होती जा रही थी, लेकिन उसके जुनून को देखकर एक पल के लिए घबराई भी थी। और अनंत ने बहुत ही प्यार से उसे समेट लिया था। उसके कान में धीरे से सरगोशी करते हुए बोला था, मैं अपनी जान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। और धीरे धीरे उसकी जुनूनी मोहब्बत में निशा को सुकून मिला था। ये रात उनके मिलन की रात साबित हुई थी। सुबह वो निशा के माथे को प्यार से चूमते हुए उससे वादा करके गया था, तैयार रहना, जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा। और दूसरे ही दिन वो उसे लेने आया था। कुछ रिश्तेदार जो निशा ने अपने घर पर बुला लिए थे और सबको यही बताया था कि उसके पापा अपनी ज़िंदगी में ही उसका रिश्ता अनंत के साथ कर गए थे। सबकी मौजूदगी में वो निशा को अपनी दुल्हन बनाकर ले गया था और दादी तो बहुत खुश थीं निशा को वापस अपने सामने पाकर। दादी पोते के चेहरे पर खुशी देखी तो वो भी सुकून में आई थी। अनंत खुराना ने उसे मुंह दिखाई के तौर पर वही कंगन पहनाए थे और आज उसने बहुत ही हक और मान के साथ वो कंगन पहने थे। और जब वो उसके करीब होकर शरारतें करने लगा तो उसने उसे पीछे धक्का दे दिया था। अनंत क्या हो गए हैं आपको, दूर रहें मुझसे, वो बनावटी नाराजगी से बोली थी। अरे दूर क्यों रहूं, आज सुहागरात है मेरी, वो आप कल ही मना चुके हैं। निशा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। मेरी हर रात सुहागरात होगी और मैं उसी दीवानगी और जुनूनियत से तुमसे प्यार करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर उसने निशा को अपने बाजुओं में दबोचा था और अपने प्यार की बारिशें करता हुआ उस पर फिर से हावी हो गया था। और निशा जो पहले ना कर रही थी, अब खुद उसकी बाहों में समाकर सुकून महसूस करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।